फॉर्मर बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को उन्हीं के देश में मौत की सजा सुना दी गई है। हसीना पर पिछले साल हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट को बेरहमी से कुचलने के आरोप थे। 1400 लोगों की जानें गई थी जब हसीना के इशारों पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। इसे क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का दर्जा देते हुए बांग्लादेश की एक स्पेशल ट्राइब्यूनल ने अब उन्हें सारे इल्जामों में दोषी पाया है और सजा भी काफी कड़ी सुनाई। We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. 17 नवंबर को जारी की गई इस करीबन 450 पेज के जजमेंट में बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने कहा है कि हसीना और उनके सरकार के 2 अफसर स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सुलझाने की जगह, डिफ्यूज करने की जगह उन्होंने जबरदस्त एक्सेसिव डेडली फोर्स का उपयोग किया। नतीजा, आजाद बांग्लादेश के इतिहास में सबसे ज्यादा खून खराबा 1400 मौतें, जो यूएन के आंकड़े हैं बाय द वे। बांग्लादेश के आवाम का मानना है कि सच में आंकड़े इससे कई ज्यादा है। उधर शेख हसीना जो स्टूडेंट रेवोल्यूशन के बाद भारत में शरण ले रही हैं, उन्होंने इस जजमेंट को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उन पर लगे सभी आरोप गलत हैं। उन्होंने माना कि हां, कुछ गलतियां हुई थी उनके सरकार द्वारा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बांग्लादेश के इंटरिम सरकार और इस ट्राइब्यूनल की इंपार्शियलिटी पर भी कड़े सवाल उठाए। उन्होंने बांग्लादेश के तत्कालीन सरकार को उनके खिलाफ हेग इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उन्हें ले जाने की चुनौती दी है। यह मांग की है कि अगर आप जस्टिस चाहते हो तो मुझे हेग में ट्रायल कराओ मेरा। उधर यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों ने भी हसीना के डेथ सेंटेंस पर सवाल खड़े किए हैं और एक ट्रांसपेरेंट प्रोब की मांग की है। और यही आता है बांग्लादेश के नेताओं का एंडलेस साइकिल ऑफ वायलेंस, क्योंकि जिस आईसीटी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने हसीना को डेथ सेंटेंस दिया है, वही आईसीटी की स्थापना खुद शेख हसीना ने किया था। और इसी आईसीटी की कड़ी आलोचना पास्ट में हो चुकी है, जब इसी आईसीटी ने हसीना के राइवल बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात के 6 लीडर्स को मौत की सजा सुनाई थी 2013 और 2016 के बीच में। उस समय भी वेंडेटा पॉलिटिक्स का इल्जाम लगाया गया था। आयरनी आज यह है कि जो लॉयर्स उस समय बीएनपी और जमात को डिफेंड कर रहे थे अनसक्सेसफुली, आज वही लॉयर्स कहा जाता है शेख हसीना के मेन प्रोसिक्यूटर्स बन गए हैं। यह पहली बार नहीं है जब हसीना ने अपनी जान बचाने के लिए भारत में शरण ली हो। यह पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में लोग उसके खून के प्यासे हों। यह पहली बार नहीं है जब लोगों ने कानून अपने हाथों में लिया बांग्लादेश में। ना ही यह पहली बार है जब हमें इस तरीके की वेंडेटा पॉलिटिक्स दिख रही है बांग्लादेश में। लेकिन जब हसीना के पास मौका था तो उसने भी कुछ नहीं बदला, इस वेंडेटा की राजनीति को कायम रखा, उसे और बढ़ावा दिया। आज वही सिस्टम उसकी जान के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन सवाल तब भी यही होता है कि बांग्लादेश में एक नरसंहार के लिए हसीना जिम्मेदार है, इस पर कोई डिबेट नहीं है। लेकिन क्या एक ट्राइब्यूनल, वो भी इंटरिम सरकार के अंडर, डेथ सेंटेंस जैसी कड़ी सजा, क्या इस सब से बांग्लादेश में यूनिट सरकार स्थिरता ला पाएगी? देश को एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस के खतरे से बचा पाएगी? या यह बदले की राजनीति में एक और अध्याय है? कल हसीना को मौका मिलेगा तो फिर वही काम फिर से होगा। देखिए, देशभक्त पर हम हमेशा ही डिक्टेटर्स के खिलाफ अपनी आवाज उठाते आए हैं और इसीलिए शेख हसीना की हमने कड़ी आलोचना की थी। अगर आपको याद हो, जब स्टूडेंट्स उनके खिलाफ अपनी आवाज बांग्लादेश में उठा रहे थे। आज अगर इस डेथ सेंटेंस को समझना है तो बांग्लादेश में हसीना के खिलाफ जबरदस्त गुस्से को समझना होगा, थोड़ा इतिहास समझना होगा कि कैसे बांग्लादेश में हसीना ने दहशत फैलाकर रखी थी, एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाकर रखा था। इसे समझना होगा और शायद इसीलिए इसको समझ के ही भारत सरकार, हसीना का सबसे अच्छा वफादार पुराना दोस्त, वो भारत सरकार भी आज आईसीटी के रिपोर्ट को, इस जजमेंट को सिरे से खारिज नहीं कर रहा है। उल्टा हमारी मिनिस्ट्री ये कह रही है कि हम तो बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़े हैं। अब वो अलग बात है कि भारत कभी भी हसीना को नए बांग्लादेश के सरकार के हवाले नहीं करेगी और इसी एक वजह से दोनों देशों के बीच में तनाव बना रहेगा। लेकिन भारत और बांग्लादेश के एनएसएज मिल रहे हैं, आपस में बातचीत हो रही है, तो इससे समझ में आता है कि दोनों देश ग्राउंड रियलिटी को भी समझते हैं। देशभक्त के आज के एपिसोड में समझेंगे क्यों बांग्लादेश की आवाम शेख हसीना के जान के पीछे अभी भी पड़ी हुई है। बांग्लादेश के इतिहास में यह कोई नई बात क्यों नहीं है। खुद हसीना के हाथ खून से क्यों लहूलुहान है। और अगर सजाए मौत हो भी जाती है मान लीजिए, तो क्या बांग्लादेश में अमन और चैन वापस आ जाएगा? इस सब को समझने के लिए थोड़ा बांग्लादेश के इतिहास को समझना होगा, जो हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली भारत में 1971 वॉर और मुक्ति वाहिनी पर आकर हम इतिहास बांग्लादेश का भूल जाते हैं। उससे ज्यादा और हमें संज्ञान है नहीं। इसको समझना होगा, इसे बदलना होगा। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। पिछले साल का बांग्लादेश अनरेस्ट आपको शायद याद होगा।
जब हजारों बांग्लादेशी स्टूडेंट्स कई हफ्तों तक रिजर्वेशंस को लेकर सड़कों पर उतर आए, वही रिजर्वेशंस जो 1971 फाइटर्स के फैमिली मेंबर्स के लिए दिया जा रहा था। सच्चाई यह थी कि हसीना अपने ही लोगों को सरकार में भर्ती करने के लिए यह स्कीम चला रही थी। हसीना यहां अपने करियर का सबसे बड़ा भूल करती है, स्टूडेंट्स को आतंकी कह देती है, उन पर गोलियां चलाने का आदेश दे देती है। उसके बाद यह स्टूडेंट प्रोटेस्ट हसीना के खिलाफ एक जन आंदोलन में बदल जाता है। फाइनली बात इतनी बिगड़ जाती है कि हसीना को अगस्त के महीने में देश छोड़कर भारत भागना पड़ता है। इसी के साथ बांग्लादेश पर शेख हसीना का 15 साल लंबा शासन एक झटके में खत्म हो जाता है और तब से हसीना भारत में एग्जाइल में अपने दिन बिता रही है। हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश की कमान नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनिस ने संभाल कर रखी है। उन्होंने एक इंटरिम सरकार का उन्हें एक चीफ एडवाइजर बनाया गया है। उनकी सरकार ने पद संभालते ही हसीना के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी ताकि स्टूडेंट प्रोटेस्ट में मारे गए उन 1400 लोगों और उनकी फैमिली को किसी तरीके का कम से कम क्लोजर मिले, इंसाफ मिले। तब से ही हसीना के अगेंस्ट एक ट्रायल इन एब्सेंशिया चल रहा है, जिसका मुख्य आरोप तो यही है कि हसीना सरकार ने जानबूझकर स्टूडेंट्स के खिलाफ लीथल जानलेवा फोर्स का इस्तेमाल किया। अब हसीना को इस इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने सभी आरोपों में दोषी पाया है। 2 काउंट्स के बेसिस पर उन्हें सजाए मौत सुनाई गई है। हसीना जानती है कि इस वर्डिक्ट को चैलेंज नहीं किया तो उनके गले पर फांसी का फंदा भी हो सकता है। इसीलिए उनका कहना है कि नंबर 1, पहले तो उन्हें अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं दिया गया। नंबर 2, उन्हें उनके पसंद के लॉयर्स नहीं दिए गए। नंबर 3, जो डिफेंस लॉयर उन्हें असाइन भी किया गया अपना पक्ष रखने के लिए, उसने कोई खास मेहनत नहीं की। नंबर 4, हसीना ने ट्राइब्यूनल के जजेस की इंपार्शियलिटी पर भी कड़े सवाल उठाए हैं कि उनकी पार्टी का कम से कम कहना है कि ट्राइब्यूनल के जो जजेस हैं हसीना के राइवल पॉलिटिकल पार्टी बीएनपी से अलाइंड है, उनकी सिंपैथीज उनके ऑपोजिशन के साथ है। और नंबर 5, हसीना का कहना है कि बांग्लादेश में उनकी सरकार गिरते ही उन सभी जजेस का जीना मुश्किल कर दिया गया था जिनके अंदर उनके पार्टी के तरफ उनके तरफ कुछ भी सहानुभूति या कोई भी सिंपैथीज थी, उन्हें हाउंड किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि जो 1400 लोग हसीना सरकार के हाथ मारे गए, उन्हें जेन्युइन जस्टिस की दरकार है, ना कि एक ट्राइब्यूनल का वर्डिक्ट जिसका इतिहास खुद ही विवादास्पद रहा हो। शेख हसीना के ह्यूमन राइट अब्यूजेस बहुत एक जटिल मुद्दा है। अब जल्दबाजी में ऐसे ट्रायल करोगे तो आप देश में शांति नहीं अशांति के बीज बोदोगे। लेकिन देशभक्त पर हमारा तो यही कहना है कि सही हो या गलत, आज हसीना अपने ही किए की मार खा रही है। यह मौत का स्क्रिप्ट हसीना ने खुद ही लिखा है। अब उसके पास मौका था बांग्लादेश में चीजें बदलने का, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। क्यों? क्योंकि सत्ता का लोभ और कुर्सी जाने के डर के वजह से वो खुद जब एक पॉलिटिकल विक्टिम थी तब भी वो क्रूरता की देवी बन गई। और इसीलिए शायद आज बांग्लादेश की जनता हसीना को पलायन के बाद भी माफ करने के मूड में नहीं है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना होगा किन परिस्थितियों में हसीना पावर में आती है और फिर पावर पर अपना पंजा कस लेती है। शेख हसीना की कहानी भारत और पाकिस्तान की आजादी के साथ शुरू होती है। सितंबर 1947 में अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान के तुंगीपाड़ा में जन्मी हसीना अपने शुरुआती दिनों से ही पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव थी। अब बाय चॉइस या बाय फोर्स कह लीजिए। यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में जब वो अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रही थी तब वो वहां स्टूडेंट यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट हुआ करती थी। उस दौर में पाकिस्तान सरकार ने उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश की आजादी की मांग के लिए, आजादी की आवाज उठाने के लिए उस आरोप में जेल में बंद कर दिया था। उस वक्त वो अपने पिता की आवाज लोगों तक पहुंचा रही थी। फिर आया साल 1971। ईस्ट पाकिस्तान के लोग एक आजाद बांग्लादेश के लिए लड़ रहे थे। जनता में गुस्सा अपने चरम पर था। वही प्रोटेस्टर्स पर पाकिस्तान सरकार का क्रैकडाउन भी हैवानियत की सीमा पार कर चुका था। उस दौर में शेख मुजीबुर रहमान सिर्फ एक नाम नहीं थे, अपने आप में एक आंदोलन बन चुके थे। बोंगो बंधु और उनकी मुक्ति वाहिनी के पीछे पूरा बांग्लादेश अब खड़ा हुआ था। फाइनली भारत की मदद के साथ बांग्लादेश आजाद होता है और इस आजाद देश की कमान संभालते हैं शेख मुजीबुर रहमान। नया देश, नए सपने, नई उम्मीदें और साथ ही साथ नए मसले। इंटरनल प्रॉब्लम से निपटते निपटते कब मुजीबुर रहमान की सरकार ने बांग्लादेश को एक वन पार्टी स्टेट बना दिया, किसी को पता ही नहीं चला। और इस नए देश में करप्शन शुरुआती सालों में ही इतना बढ़ने लगा कि रहमान की बोंगो बंधु वाली जो इमेज थी, जो उनका एक रिवर्ड इमेज था, वो कुछ ही सालों में मिट्टी में मिलने लगा।
4 साल की अंदर ही 15 अगस्त 1975 में उनके खिलाफ हुए एक मिलिट्री कू ने उनके और उनके शासन के लिए सब कुछ खत्म कर दिया। रहमान और उनकी पूरी फैमिली को उनके घर के अंदर घुसकर गोली मार दी गई, लेकिन किस्मत ने उनकी बेटी शेख हसीना के लिए कुछ और लिख कर रखा था। जिस वक्त बांग्लादेश में तख्ता पलट हो रहा था, मुजीबुर रहमान को रात के सन्नाटे में मौत के घाट उतार दिया जा रहा था, उस वक्त शेख हसीना और उनकी बहन रियाना जर्मनी में थी। उनके पूरे परिवार की इस तरीके से हत्या होने के बाद बांग्लादेश वापस जाना तो मुमकिन नहीं था। जनरल जियाउर रहमान ने, उनकी मिलिट्री सरकार ने उन बहनों को बांग्लादेश में लौटने से क्लियरली पब्लिकली मना भी कर दिया। उस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने, जब उनकी सरकार थी, तो हसीना को मदद दी। हमारी सरकार ने उनको और उनकी बची हुई फैमिली को भारत में शरण दी, उन्हें 6 सालों तक टाइट सिक्योरिटी में महफूज रखा, ठीक जैसे आज मोदी सरकार हसीना को एक बार फिर से भारत में महफूज रख रही है। फाइनली साल 1981 शेख हसीना वापस बांग्लादेश पहुंचती है, अपने पिता का पॉलिटिकल मिशन आगे बढ़ाने की मंशा से आवामी लीग की कमान संभालती है। उस वक्त भी आज ही की तरह आवामी लीग एक ऐसी पार्टी बन चुकी थी जो देश के पॉलिटिकल लैंडस्केप से बस गायब होने वाली थी, लेकिन हसीना ने उसे फिर से रिवाइव किया। कहीं ना कहीं आज भी हसीना को लग रहा होगा, कहीं ना कहीं एक सोच अभी भी है आवामी लीग में कि अगर बांग्लादेश में हालात बिगड़ते हैं तो लोग फिर से आवामी लीग को याद करेंगे। साल 1991 बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में